पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है जब पंचायत का चुनाव है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पेटी जरूर बांध ली है। तो अब इसी पर बातचीत होगी कि पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है। अरविंद चतुर्वेदी जी इसका संचालन करने वाली इस सेशन के एंकर होंगे। अरविंद जी, आप शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस समय अमरोहा में है और अमरोहा में हम लोग एक बड़ा पूरे दिन का एक शो कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ अमरोहा की बातचीत करेंगे, अमरोहा में विकास की बातचीत करेंगे, अमरोहा में राजनीति की बातचीत करेंगे और वो सब कुछ अमरोहा के बारे में बातचीत करेंगे जो शायद आपने सुना नहीं होगा। ये पहला मौका होगा जब इस तरह का बड़ा कार्यक्रम अमरोहा में किया जा रहा है। हमारे साथ विजय कश्यप जी हैं, बड़े पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को दिया है। विजय जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं अभी आने से पहले हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई उत्तराखंड में जो एकाएक आपदा आ गई थी और उसमें आप भी सदस्य हैं। तो मैं जरा जानना चाहता हूं कि उस समय जो वहां पर काम चल रहा है, क्योंकि पूरा देश, पूरा प्रदेश, बहुत सारे लोगों के परिजन वहां उत्तराखंड में काम कर रहे थे, तो ये देश भी जानना चाहता है और प्रदेश भी जानना चाहता है कि फिलहाल वहां पे जो स्थिति है वो क्या है। उन लोगों को किस तरह की सुविधाएं आप लोग दे पाए हैं, किनकी डेड बॉडीज जो है वो उनके घरों तक पहुंच गई हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, थोड़ा विस्तार से बताइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो पाए। जी अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। आप लोगों ने अमरोहा जनपद को उसमें हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड में चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा बड़ी भयानक रूप से आई, अचानक से ही, इसका जानकारी किसी को नहीं थी जी। बड़ा सैलाब आया, चूंकि ग्लेशियर टूटा, उससे जो पानी की झील वहाँ पर थी वो सब पानी वहाँ से रिलीज हुआ। उसके कारण से वो पानी बहुत तेजी से जब चला तो उसने सारी वहाँ जो रास्ते में पत्थर था वो सब बहा दिया। उसके कारण से रास्ते में बन रहे 2 बिजली घर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और वहाँ पर जो कार्य चल रहा था उस कार्य को करने वाले जो वहाँ कार्मिक थे, कुछ टेक्निकल लोग भी थे, कुछ मजदूर लोग भी थे, उसकी चपेट में आए। उसके कारण से जन धन की बड़ी हानि हुई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अभी भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी संभावनाएं अभी हैं जीवित। बहुत सारे विजय जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि अभी तक कितने मृतकों की पहचान हो चुकी है, तकरीबन कितनी डेड बॉडीज जो है आपने बरामद कर ली हैं, और जो लिस्ट है जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने आपको टीम का एक अहम सदस्य बनाया है, आपको वहां पे भेजा गया, आपने वहां मौके का भी जायजा लिया होगा अपनी टीम के सदस्यों के साथ। तो मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोग लापता हुए हैं, अगर आप हमें जिले बता सके तो और भी अच्छी बात है। और जो परिवार अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहा है, अगर उनके बारे में सूचना मिलने की कोई ऐसी डेट हो, कोई तिथि हो, खैर क्योंकि वो इतने बड़े सैलाब में बह गए हैं तो बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है, तो एक फिगर अगर बताएं तो फिर थोड़ा अच्छा होगा। टोटल 94 लोग मिसिंग उत्तर प्रदेश के हैं जो वहाँ के जिलाधिकारी से हमें सूचना प्राप्त हुई है, जो लोग वहाँ पर कार्य करने के लिए गए हुए थे। उनमें से 5 लोग मृतक जिनकी पहचान हुई है और 23 लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर सुरक्षित आने की सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है। बाकी 66 लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है और लगातार वहाँ पर NDRF, STRF वो सब लोग लगे हैं। हमारे प्रदेश से भी वहाँ एक ADM और कई अन्य अधिकारी घटनास्थल पर ही कार्यों को देख रहे हैं। हरिद्वार में हमारा एक कंट्रोल रूम बना गया है, वहाँ पर सारी सूचनाएं हम ले रहे हैं और जहाँ जिन परिवारों में सूचना गई है, हमारा व्यक्ति लापता है, उन सबसे कोऑर्डिनेशन करके उनकी मदद हम क्या कर सकते हैं उसके लिए जोर शोर से काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अच्छा विजय जी, मुझे ये बताइए कि किस तरह की मदद आपकी सरकार दे रही है, और उत्तराखंड सरकार ने तो घोषणा की है कि भाई हम जो है मृतकों को
जो रुपए हैं, पैसे हैं, जो सुविधाएं हो तो दे ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों के लिए, उन मृतकों के लिए क्या कर रही है जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां पे जिनकी मौत हुई है? अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल को इस बात के लिए आश्वस्त किया, आपको जिस प्रकार की हमसे आवश्यकता है या आपको हमें जिस भी तरह से हमें आप आवश्यकता महसूस करते हैं उसके लिए हम हर समय तैयार हैं और उसके लिए जो भी उपकरण चाहिए, आपको व्यक्ति चाहिए, वो हम देने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहला काम तो अरविंद जी यही है, जो लोग वहाँ इस दुर्घटना में लापता हैं उन सब लोगों को ढूंढ ले, पहला काम यही है। उस काम के लिए पूरी टीम वहाँ पर लगी है, हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है और लगातार यही प्रयास चल रहा है। चूँकि अभी जो समाचार मिले हैं उसमें एक गलत सूचना ये भी है कि दोबारा पानी आ सकता है, तो उससे पहले अभी जो टनल में मलबा फंसा पड़ा है उसे निकाल रहे हैं और वहाँ कुछ और लोग जीवित होने की संभावना सब रखते हैं। जो लोग फंसे हैं उनमें से कुछ लोग और जीवित निकले हैं। बड़ा काम अभी यही चल रहा है। ये आश्वस्त मैं जरूर करना चाहूंगा, हमारा सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि उत्तर प्रदेश के वो लोग जो अपनों के इंतजार में अभी उनको लग रहा है कि नहीं शायद हमारा कोई अपना जो है जो वहां बिछड़ा है वापस आ जाएगा, मैं समझता हूं इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। सरकार भी लगातार काम कर रही है और हम ऊपर वाले से भी ये दुआ करेंगे कि जो लोग हों सही हों, सलामत हों और सही सलामत अपने घरों को पहुंचे। मंत्री जी ये बताइए, आपके पास राजस्व भी है, इस कोविड काल में मैं आंकड़ों पे नजर डाल रहा था तो मतलब राजस्व की हालत तो, वसूली की हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। और एक छोटा सा आंकड़ा मैं पढ़ देता हूं जो पूरे भारत का है। ऑक्सफैम एक संस्था है, उसका ये कहना है कि भारतीय अरबपति जो हैं उनकी संपत्ति में 35 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 11 अरबपति हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास हमारे देश के स्वास्थ्य बजट का इतना धन है, अगर वो दे दें तो हमारा जो देश है वो 10 वर्षों तक उसको स्वास्थ्य के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये सोच लीजिए कि 2020 में हर घंटे 1,70,000 लोगों की नौकरी गई है। ऐसा एक बड़ा आंकड़ा है हमारे पास। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, क्योंकि बिना रेवेन्यू के कोई काम तो होता नहीं है भाई, डेवलपमेंट करना है, कोई नया अस्पताल खोलना है, नया स्कूल खोलना है, सड़क बनवानी है, वो सारा काम पैसे से होता है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों की अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें राजस्व की क्या स्थिति है, क्योंकि अब आप लोग बजट लाने वाले हैं, तो अभी क्या स्थिति है राजस्व, कितना वसूल कर पाए आप लोग? कंफर्ट जोन में है, आपको लगता है कि नहीं अभी हमें बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है, या उत्तर प्रदेश को विकास जो कर रहा है, विकास के पथ पे जिस तरह से अग्रसर है उसमें पैसे की कमी कोई नहीं होगी? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। अरविंद जी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड एक ऐसी महामारी दुनिया में आई जिसका कोई इलाज किसी के पास नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारे उपाय तुरंत किए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में शेल्टर होम बनाए गए। जो लोग प्रदेश से या प्रदेश के अंदर ही इसमें फंसे, वो जहाँ जैसी स्थिति में थे, उन सब लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, उनकी दवाई की व्यवस्था करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सारे काम उस शेल्टर होम में उनके सोने की व्यवस्था करना, साफ सफाई, वहाँ की शौचालय की व्यवस्था, ये बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जिसमें लगभग 18,140 आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश में बनाए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में। और आप जिस जिले के प्रभारी हैं वहां की क्या स्थिति है? अमरोहा में भी लगभग 11 आश्रय स्थल हमारे थे, छोटे बड़े। अच्छा। और उनमें पूरी तरह से अमरोहा में जो लोग फंसे थे उस समय में, उन सबको उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी खान पीन की व्यवस्था सारी हमने की है। तो बढ़िया। मुझे ये बताइए, राजस्व की क्या स्थिति है आप लोगों की? अभी इस कोरोना काल में बहुत बड़ा
बजट चला गया, जी क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी थी और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की थी और कच्चा अनाज वो भी दिया। डीबीटी के माध्यम से जो गरीब लोग थे उन्हें 1,000 रुपये उनके खाते में सीधा पहुंचा। बहुत बड़ी राशि इसमें इससे कोई भय खाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे डॉक्टर लोग, भले विपक्षी ये कह रहे हो कि ये तो टीके सब जो है हैं गड़बड़ हैं, अब विपक्षी अखिलेश को तो यादव जी कह रहे हैं हम तो लगवाएंगे नहीं, ये तो नकली है मामला। विपक्षी को तो कुछ कल ना कुछ, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा। विपक्षी लोग तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अब उनके पास के अलावा तो कुछ है नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए वो ऐसा कह के अपने देश के जो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी खोज की है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चलिए खैर ये तो आपने पॉलिटिकल बात कर दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन देखिए लगातार चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आप लोग पंचायत के इलेक्शन में जा रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? देखिए, किसान आंदोलन की जानकारी अब सभी लोगों को हो चुकी है। कुछ लोग हैं, कुछ बिचौलिए लोग ऐसे हैं, क्योंकि सरकार ने इन बिलों के माध्यम से उन बिचौलियों की दुकान बंद कर दी है और वो कुछ लोग ही हैं जो इसका भ्रम फैला रहे आप ये हैं। कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन नहीं है? किसान आंदोलन नहीं है। और बिचौलिया कौन है? किसान कुछ लोग शुरू में साथ में गए थे, उन्हें था भाई शायद इस बिल में कुछ गलत काम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये बात सब किसानों की समझ में आ गई। ये बिल, कृषि बिल माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए हैं, ये वास्तव में किसान के हितैषी बिल हैं। इनसे किसान को फायदा होने वाला है और केवल कुछ बिचौलिए लोगों को ही इससे परेशानी थी, अब वही बचे भी हैं। विजय जी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो राकेश टिकैत है, सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग बिचौलिया लोग हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। जी सब बिचौलिया हैं? बिल्कुल। भाई अतुल, कोई सवाल लेना चाहोगे आप? विजय जी का कहना है कि भाई ये जो लोग बैठे हैं ये लोग बिचौलिया हैं और राकेश टिकैत भी बिचौलिया हैं। ये जो है, अब राकेश टिकैत जी समझ में आ रही बात। अब वास्तव में ये बिल इतने दिनों तक बैठे कैसे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। सरकार क्यों नहीं फिर ये एक्सपोज कर पा रही है? हालांकि कई तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक सवाल निकल कर आया है कि शायद टिकैत को जानबूझकर बिठाया है क्या सच? देखिए, ये तो कोरी कल्पना ही है, लेकिन क्या होता है कभी कुछ ऐसे इश्यू बन जाते हैं। अभी समझने में थोड़ा समय लगा, किसान भाइयों को ये बात अब समझ में आई और धीरे धीरे वहां से वो सब लोग किसान वहां से उठना शुरू भी हुए। और इस किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी पर जो कुछ लोगों ने खुरापात की है, उससे तो आम जन में और जो किसान वहां थे उनके मन में भी ये भावना है कि ये किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतें अब काम करना शुरू कर रही हैं। इसलिए किसानों को अब समझ में आ गया और किसान अपने घर को जाने लगे वापस। तो आपको इसकी चिंता नहीं है कि वो लोग बैठे हैं धरने पे, बैठे रहने दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मतलब? अब धीरे धीरे उठ रहे हैं सब लोग। तो आप लोग अब आन बान शान से पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनके कार्यों के कारण से आज मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करेगी। विजय जी, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत बड़े धरातल से की। एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे आपने शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आरएसएस से जुड़े, उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम किया। बड़ा लंबा सफर रहा। मुझे लगता है कि आपको जब आप विधायक बने तो आपकी मेहनत, आपने जो इतने वर्षों तक पार्टी को अपना जो समय दिया, अपना त्याग दिया, अपनी तपस्या दी, उसका उन्होंने रिजल्ट ये दिया कि भाई आपको मंत्री बना दिया। क्यों? देखिए, मैं 1990 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और मुझे लगा ये संगठन देश हित में कार्य करता है, तो मैं आरएसएस को ज्वाइन किया और लगातार 15-16 साल तक मेरे पास संघ की जिम्मेदारी रही है। मैं पहले खंड कारवा, तहसील कारवा, उसके बाद जिला बौद्धिक प्रमुख जनपद सहारनपुर में संघ की दृष्टि से कार्य किया। उसके पश्चात संगठन के कुछ वरिष्ठ लोगों को लगा मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए। मैं उनकी सलाह मानकर
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और 2007 में बगरा विधानसभा मुजफ्फरनगर की है, वहाँ से मैं पहला चुनाव लड़ा और नज़दीक से उस चुनाव में हम हार गए। उसके पश्चात लगातार पार्टी के जो जिम्मेदारी मुझे मिली उनमें मैं सक्रिय रहा। इसी बीच कैराना लोकसभा का चुनाव आया, मुझे वहाँ प्रभारी के रूप में, लोकसभा कैराना की प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली। मैं पूरी ताकत से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लगातार पार्टी के निर्देश पर कार्य करते रहे और 2012 में दोबारा परिसीमन में चरथावल विधानसभा नहीं बनी। वहाँ से मुझे 2012 में पुनः पार्टी ने चुनाव लड़ाने का निश्चय किया और इस बार भी बहुत नज़दीक से हम चुनाव हार गए, लेकिन पूरी निष्ठा से हम पार्टियां कार्य करते रहे और तीसरी बार पार्टी ने 2017 में फिर मुझे चुनाव लड़ाने का निश्चय किया और इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में बड़े कार्य किए, देश हित में, जनहित में जो काम किए, उससे कारण से भी उत्तर प्रदेश में बड़ा माहौल बना और इस बार 2017 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आई। मतलब आधी ने आपको जिता दिया है, मोदी जी की आधी ने। हमारी एंकर हैं प्रिया, वो भी एक सवाल पूछना चाहती हैं। प्रिया जरा यहाँ पानी लाइए भाई, कोई अगर है तो। हैं? प्रिया क्या सवाल पूछना चाहती हैं? कश्यप जी, चूंकि किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं और काफी वक्त हो चुका है, नाराजगी सबसे ज्यादा बीजेपी से ही है, केंद्र से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये साफ करते रहे हैं, कृषि मंत्री भी साफ करते रहे, संशोधन हो सकता है, कानून वापसी नहीं होगी। चूंकि अब पंचायत के चुनाव हैं, सबसे ज्यादा किसान वर्ग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है जब नाराजगी है तो इस बार मोदी और योगी के नाम पे आप लोग वोट इकट्ठे कर पाएंगे? क्योंकि किसान तो नाराज है, तो ये आपके भाग्य विधाता कैसे बनेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जागरूक लोग हैं अमरोहा के। अमरोहा के विकास के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। हमारे माननीय विधायक जी, अमरोहा के अध्यक्ष जी और बहुत सारे सम्मानित लोग, कुछ लोग मैं जानता भी नहीं, यहाँ पर विराजमान हैं। आप सबके लिए, अमरोहा के प्रति जागरूक होने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैडम, आपने अभी किसान आंदोलन की बात कही है। देखिए, अभी तक लोग ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे थे किसान ये बिल क्या है, और धीरे धीरे ये बात किसानों की समझ में आई है। किसान भी हमारे ही हैं, हम भी किसानों के ही हैं। सॉरी, आपको मैं बीच में 1 मिनट के लिए सर इंटरप्ट करना चाहूंगी। चूंकि आपने कहा किसान समझ नहीं पा रहे हैं, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि सरकार समझा नहीं पा रही है कि आखिर कानून है क्या। तो सरकार कब समझाएगी किसानों को कानून है क्या? किसान समझना चाह रहे तो समझाने का वक्त कब आएगा? देखिए, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका जनता में आधार खत्म हो चुका है। अब उन्हें लगता है किसान की आड़ में हम अपनी राजनीति चमकावें, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। और किसान अब सारी बात समझ चुका है। कुछ भाई हैं वो धीरे धीरे सारी बात समझ जाएंगे और मैं समझता हूँ किसान के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है। वो सारी बात किसान के ध्यान में है और निश्चित रूप से इस चुनाव में वो सब हमारे साथ ही रहेंगे। ये परिणाम जब आओगा तो आपको जानकारी होगी। अब देखो, ये पंचायत के चुनाव बस आने वाले हैं और पता चलेगा कि भाई किसान किसके साथ है, इनके साथ है या फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के साथ है। एक और सवाल, 1-2 दिन पहले भी प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। ये पूरा बेल्ट जो है गन्ने का बेल्ट है। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी को ट्वीट क्यों करना पड़ा? प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी को तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। गन्ने के विषय पर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को पेमेंट किया गया है। जो पेमेंट शेष है उसके लिए भी बहुत जल्दी पेमेंट किसानों का हो जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। मैं समझता हूं विजय जी कि
आने वाला जो समय है 2022 का इलेक्शन भी है आप लोगों का, है ना। आप लोगों ने पिछला वाला जो गुलदस्ता बनाया था वो तो बड़ा सुपर हिट हो गया भाई, उसमें जाति भी शामिल हो गया, धर्म भी शामिल हो गया। अब तो आप मंदिर भी बनाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हैं। प्रधानमंत्री जी न्यू उन्होंने डाल दी ही है 2022 के चैलेंज को। क्योंकि मैं भी बहुत सारे विधायकों से बात करता रहता हूँ, मंत्रियों से भी बात करता रहता हूँ, उनकी हालत भी विचारों की देखता रहता हूँ। विचारे शब्द लगा रहा हूँ कि उनकी हालत भी मैं विचारों की देखता रहता हूँ कि उनकी हालत क्या है। 2022 के चुनाव में अब जा रहे हैं आप, संगठन आपका बहुत मजबूत है, हर घर में आपने एक कार्यकर्ता पैदा कर दिया है, लेकिन जो एक इंटरनल जो नाराजगी है, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ सकते हैं, उससे कैसे पार पाएंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता बेचारे चिट्ठी लेके, कागज लेके, ये काम हमारा हो जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी को लोन मिल जाए। आपको ये नाराजगी समझ में आ रही कि नहीं विजय जी? आप बताइए, आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं। देखिए, तो कपोल कल्पना ही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कपोल कल्पना क्या, मैं तो लोगों से बात करता हूँ, बेचारे वो तो खुद ही कपोल कल्पना में जी रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश की और प्रदेश की सरकार में जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे पूरी तरह से खुश है। इतना बड़ा काम विकास का हमारी सरकार में हुआ है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज देश में, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। अपने अमरोहा की बात करें तो नेशनल हाईवे हमारा बहुत सुंदर तरीके से उसे चौड़ा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और राज्य मार्ग के रूप में भी बिलसी से बदायूं तक बहुत सुंदर मार्ग का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर अमरोहा में एक स्टेडियम युवाओं के लिए बना दिया गया है। तमाम तरह के कार्य आज सरकार में हुए हैं। पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार देने के लिए कार्य किया है। 56 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार दिया है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सरकार ने दी। हमारे देखिए पुष्कर चौहान आउटपुट के हेड हैं। पुष्कर, क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ, काफी लंबी लिस्ट गिनाई, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है विधान परिषद में आप लोग चुनाव अध्यक्ष सभापति का क्यों नहीं करवा रहे हैं जी? विधान परिषद में सभापति का अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? होना भी चाहिए। हो जाएगा, उसमें कोई नहीं, बहुत तो अभी लेट गुड़ा गणित चल रहा है पुष्कर, अभी तो चल ही रहा है, तो उसमें गुड़ा और गणित दोनों बताएं। अरविंद जी आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी लोग चुन रहे हैं, पाला बदल नहीं पाए हैं, अभी नंबर चुन संख्या रहे पूरी हैं, नहीं हो पाई। तो हो जाएगा। यार विजय जी देखो, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी लाइन से हट के कोई बातचीत नहीं होगी। पार्टी लाइन पे अगर कोई तुम्हें सवाल पूछना है पूछो। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। एक शेर के साथ जो पाकीजा फिल्म में कहा गया था, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मैं समझता हूं कि हम लोग जो है जल्दी फिर मिलेंगे विजय जी के साथ। हम लोगों ने विजय जी की बातें सुनी और सरकार की बातें, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं तो इनकी बातें सरकार की बातें हैं। और मैं समझता हूं कि अमरोहा जो कि बहुत ही बड़ा एक ऐसा नगर है जिसमें बहुत सारे लोगों के सपने हैं और वो सपने पूरे होने चाहिए। मैं समझता हूं यही सरकार का सबसे बड़ा है। विजय जी, आप इस कार्यक्रम में इंडिया न्यूज़ के आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्दी नए मुद्दों, नए चुनौतियों के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। और इस बार जो है हम लोग थोड़ा तीखे सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहली बार हम लोग का मौका था, तो हमने कहा कि थोड़े सवाल जो है प्यार प्यार से पूछ लिया जाए। और आज वैलेंटाइन डे भी है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और मैं आपके चैनल के लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका चैनल इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता रहे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। बहुत शानदार सेशन रहा। मैं चाहूंगा मंत्री जी आप अभी मंच पर ही रहें। और मंत्री जी से अरविंद आपने भी सवाल लिया और मैंने भी लिया था। एक बात मैंने नोट किया कि पत्रकारों के सारे सवाल को कल्पना और कोरी कल्पना ही बता रहे हैं मंत्री जी। कुछ पड़ताल हम भी करते हैं और कल्पनाएं हैं, होनी भी चाहिए, ठीक है,
लेकिन अगले सेशन की तरफ हम आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहूंगा अरविंद की मोमेंटो के जरिए मंत्री जी के माध्यम से, मंत्री जी के हाथों से कुछ मेहमान हैं उनको हम सम्मानित करें, आप भी मौजूद रहें और फिर हम अगले सत्र जिसमें शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे मंत्री जी, और केंद्रीय नीति, प्रदेश की योगी सरकार की नीति, प्राइवेट स्कूल्स या उनके लोगों का योगदान, अलग अलग इंडिविजुअल तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं और सेवा भाव से कर रहे हैं, तो हम उस पर भी चर्चा यहां पर करेंगे। मैं चाहूंगा मंच पर डॉक्टर राजीव त्यागी जी आए, प्रो चांसलर हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला के। त्यागी साहब, मोमेंटो दिया जाए। तालियां भाई, तालियां बजनी चाहिए, बहुत अच्छा योगदान है इन लोगों का अमरोहा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। देवसिया पीयू, डायरेक्टर नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरौला के, देवसिया पीयू साहब मंच पर आप भी आए। सर आप मंच पर ही रहें, एक कॉमन फोटो होती रहेगी, आप लोग मंच पर ही रहें। गोपाल सक्सेना साहब, चेयरमैन झम्मनलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप भी मंच पर आए। चलिए अभी वो मौजूद नहीं है। अथर शमसी साहब, आप मंच पर आए प्लीज। और वहाब शमसी साहब, आप भी मंच पर आए। दोनों ही भाई एहसन ग्रुप के संचालक हैं, इन लोगों की बड़ी भूमिका। और डॉक्टर मंजुला जैन जी, एसोसिएट डीन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, मैम आप भी मंच पर आए। अब आप सभी एक कॉमन ग्रुप फोटो प्लीज, सब लोग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह ग्रहण करें। गोपाल जी भी आ गए, उनका भी सम्मान किया जाए मंत्री जी के हाथों द्वारा। गोपाल जी, थैंक यू सर।